हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे और मज़े से होंगे। हम दुआ करते हैं कि आप सभी को भगवान सलामत और खुश रखे। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरीज पर है। हॉरर स्टोरीज का मतलब होता है भूतिया कहानी। तो चलिए इस कहानी को अब हम आगे ले चलते हैं और मज़े मज़े से पढ़ते हुए कुछ यहाँ से ज्ञान हासिल करते हैं। आज की यह कहानी जो 20 साल पुरानी है, इसका मुख्य किरदार शिवराज हैं, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर रांची जा रहा था। शिवराज का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से शिवराज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी शिवराज के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी शिवराज की नज़र सड़क पर बेच रहे हैं औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गई। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुई था तब तक शिवराज के पापा उसको बुलाने लगे। शिवराज ने जल्दी से कड़े को अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुंचने के बाद शिवराज सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि शिवराज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा है, इसीलिए यह ऐसी हरकत कर रहा है। शिवराज का ध्यान अभी भी उसके पास कड़े पर था। वह बार बार कड़े के ऊपर ध्यान देता था और ऐनक में ले जाकर देखता और मुस्कुराता था। यह हरकतें शिवराज लगातार कर रहा था। एक दिन जब शिवराज ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था, तो उसका मन किया वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कजन जानवी के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से जानवी हंसने लगी। वो अपने बुआ के कमरे में गई और वहां से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार हो ही रहा था कि जानवी के पापा उस कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया। वो जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहां से चले जाते हैं। शिवराज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे के दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा को नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शिवराज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मनो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी है, जिस औरत की लाश को शिवराज रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब शिवराज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम सरस्वती है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था, जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा डरा सा महसूस कर रहा था। एक दिन शिवराज रोते रोते अपने माँ से बोलता है कि मैं सरस्वती हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। माँ, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा, उस शैतान के पैर उल्टे हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है। हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल, नाखून, वह हम पर हमला करना चाहते हैं।
शिवराज का हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन सरस्वती बनकर वह हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था। शिवराज ने तो यहाँ तक अपने कमरा को बंद करके नाश्ता गाता खिलाते रहता था। शिवराज के घर वालों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराज लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार वह क्यों कर रहा है। आखिर बात क्या है कि शिवराज अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा है। इस बात को लेकर शिवराज के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई युक्ति नहीं समझ रही थी कि इसको करना क्या है। शिवराज के पापा ज्यादा परेशान हो गए थे। शिवराज की हरकतें उसके फैमिली वाले ने बहुत कोशिश किया शिवराज को समझाने के लिए, लेकिन शिवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का है, इस तरह का हरकत कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है। शिवराज के पापा मालूम करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी थी, बल्कि उस लाश कोई और नहीं जॉर्ज सरस्वती की थी। जॉर्ज सरस्वती एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सिंगल सरस्वती रख लिया था। सरस्वती उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस बात को मंजूरी नहीं दे रहे थे। सरस्वती को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रहे बदनामी से गांव वाले बहुत गुस्सा थे। गांव वालों और उसके घर वाले ने मिलकर सबके सामने सरस्वती का हत्या कर दिया। इस बात को सुनकर शिवराज के पापा के रोंगटा खड़ा हो गया। उसके पापा को शिवराज के साथ किए गए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा शिवराज क्यों ऐसा हरकत कर रहा है, और वह सरस्वती बनकर दिन रात नाचता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझने और इस रोग को खत्म करने के लिए अपने घर के तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुका था। शिवराज उस दिन अपने कमरे को बंद कर नाच रहा था। नाचने के दौरान शिवराज को लगा कि शैतान उसको मारने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं। वही शैतान थे जिसके उल्टे पैर, बड़ी बड़ी दांतें, हाथ में बड़ी बड़ी नाखून और खून से सना हुआ कपड़ा। इस सारे दृश्य को देखकर शिवराज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनने के बाद घर वाले ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसे। शिवराज का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, शरीर ठंडा हो गया था। उसके घर वाले ने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया उसको बचाने की, लेकिन किसी तरह से वो जिंदा बचा। जब शिवराज के पापा ने सबके सामने जॉर्ज की कहानी सुनाए, सभी घर वाले की आंखें नम हो गई। सभी घर वालों ने जॉर्ज के लिए प्रार्थना किया। शाम के पास में जो हाथ में पहनने वाला कड़ा था, उस काला को लेकर घर वालों ने जॉर्ज के कब्र के पास में गाड़ दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। शिवराज बिल्कुल ठीक हो गया। शिवराज को आज सरस्वती के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं और अपने ही पुत्र और पुत्र को हत्या कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इस तरह के घृणकृत अपराध नहीं करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को ध्यान से देखें। जब उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगे तब विशेषकर उस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआती दौर में यदि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, इस तरह की कहानी हमारे समाज में देखने को नहीं मिलेगी और बाल बच्चे भी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। हमें समाज में किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे तुम्हारे लिखे गया कहानी भले ही एक काल्पनिक हो, लेकिन इस तरह की घटना हमारे समाज में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि यह गलत बात है। सबको प्यार करने का हक है, लेकिन हमारे समाज में प्यार को नीच दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लड़की के माता और पिता इस बात को ध्यान में रखेगी। आपका बच्चा का जो उम्र है, उस उम्र में क्या क्या वह गलत काम कर रहा है, इन सारी चीजों पर यदि आप नजर बनाए रखेंगे तो आपका बच्चा घृणित अपराध से बच जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक झील था। यह झील गांव की जनता के लिए न केवल पानी का महत्वपूर्ण स्रोत थी, बल्कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक भी मानी जाती थी। लोग इस झील के तट पर घूमने, पिकनिक करने और आनंद लेने आते थे।
परंतु इस झील के पास एक पुराने जमाने के मंदिर की भी एक कहानी थी। मान्यता के अनुसार झील के नीचे एक प्रेत आत्मा बसने आई थी। लोगों के मन में उसकी उपस्थिति को लेकर भयानक कथाएं फैली रहती थीं। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उस मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या सचमुच झील में प्रेत आत्मा बसती है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ एक कहानी है। लोग इसे डरावनी कहानियों में बदल देते हैं। बच्चा ने सोचा, क्या सचमुच इसकी सच्चाई पता लगा सकते हैं? उसने अपने दोस्तों को इस विचार के बारे में बताया और सभी मिलकर एक नया योजना बनाया कि इस बात को पता लगे जाए कि क्या वास्तव में यह सही बात है। एक सुबह बच्चे और उनके दोस्त झील के पास गए। वह पर सभी ने बारिश होने के लिए इंतजार करना शुरू कर दिए। अचानक बादल उठ गए और वर्षा शुरू हो गई। बच्चे और उनके दोस्त का हाथ छूट गया भारी के वजह से सभी बच्चे झील के पानी के साथ बांध के पास चले गए। जब उन्होंने झील की ओर देखा तो वे हैरान रह गए। झील के पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया था और झील के तट पर कुछ विचित्र चीजें दिख रही थीं। उन्होंने देखा कि झील के नीचे एक पुरानी मंदिर की ढलानों से एक पुरानी द्वार दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि उस द्वार के पास एक वृक्ष था और वृक्ष पर एक पुरानी पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक खोली और देखा कि इस झील के बारे में एक पुरानी कहानी लिखी गई थी। इस कहानी में लिखा था कि कई साल पहले इस झील में एक शानदार महल था जिसे एक राजकुमार ने बनवाया था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अपना घर मानते थे। एक दिन झील में हुई भयंकर बाढ़ ने महल को नष्ट कर दिया और राजकुमार को भी ले गई। राजकुमार की मौत के बाद उसकी आत्मा इस झील में बसने आ गई थी। बच्चे और उनके दोस्तों को यह कहानी बहुत प्रभावित करी। वे अब झील के पास बारिश की वजह से निचले स्तर पर आए हुए मंदिर के प्रत्येक विचार को समझने लगे थे। वे सबने मिलकर उस मंदिर के द्वार पर धूप दिया और फूल चढ़ाए और राजकुमार के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी किए। तभी झील के पानी का स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वह विचार लोगों के मन से गायब होने लगा। सभी बच्चे खुशी में थे क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि झील में कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। बच्चों के इस प्रयोग के गांव के लोग बहुत खुश थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अंदरूनी भयों और कथित डरावनी कहानियों के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। हमें धैर्य से अपने संदेहों का सामना करना चाहिए और सत्य की खोज में निरंतर बने रहना चाहिए। ज्ञान और जागरूकता के माध्यम से हम भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं और सत्य के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही भूतों और पिशाचों की कहानी सुनने का शौकीन रहा है। उसे रातों के समय आकाश में चमकते हुए तारों के बीच बड़ी बड़ी कहानियां सुनने का शौक रहता था। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने महल में गया, जहां एक पुरानी मंदिर की गुफा पर बसा भूत रहता था। सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन विजय बिल्कुल नहीं। वह भूत की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। बेचारा भूत को अकेले रहने की वजह से अब तक वह अधूरी कहानी सुनाने का मौका खो चुका था। जब विजय ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, भूत ने इस बात को सुनकर आहत हो गया। उसने विजय के पास आकर बात की। भूत के चेहरे पर दुख और अशांति की झलक थी। विजय ने उसे प्रश्न किया, तुम्हारी कहानी क्या है? भूत ने आहत होकर बताया, मैं एक व्यापारी था जो इसी गांव में रहता था। मेरे पास एक सुखी और समृद्ध जीवन था, लेकिन एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मैं इस पुराने मंदिर में बंद हो गया। तब से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी आत्मा चैन से नहीं जा रही है। विजय ने उसे पूछा, तुम्हें इसके आगे क्या चाहिए? भूत ने आवाज में गम के साथ कहा, मुझे शांति और मोक्ष की तलाश है। मेरे द्वारा किए गए पापों के कारण मेरी आत्मा आत्महत्या के रूप में फंसी हुई है। मुझे किसी प्रकार से उन पापों का प्रयास करना होगा
जो मुझे जीवित लौटा सके और मुझे शांति प्रदान कर सके। विजय की रूह में एक ज्योति जली और उसने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा करके तुम्हारी इस मुक्ति के लिए संघर्ष करूंगा। भूत की आंखों में आशा की किरण दिखाई दिया, वह संतुष्ट हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, एक भूत और एक युवा योद्धा की यात्रा, जो पापों को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। विजय और भूत ने एक संयमित जीवन जीने का वादा किया और उनकी यात्रा शुरू हो गई। वे पहले से ही जाने जाते थे कि इस यात्रा में कठिनाइयां और जोखिम होंगे, लेकिन वे अपने साथी बने हुए थे और संगठित रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनकी पहली मंजिल एक खतरनाक जगह था, जहां प्रेतों की भीड़ सामने आई। भूतों के राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय की धैर्य और वीरता ने उन्हें पराजित कर दिया। भूतों के राजा के मारने के बाद वे अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। यात्रा के दौरान विजय और भूत को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे भयानक राक्षसों, विपरीत प्रेतों और अद्भुत मायावियों से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक चरण पर उनकी आत्मा और शरीर में ताकत बढ़ी और उनका संघर्ष अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। अंततः लड़ाई को लड़ते हुए विजय और भूत ने एक विशाल प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। इस मंदिर में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी, जिसकी कृपा से प्राणी आत्माएं मुक्त होती थीं। विजय और भूत ने उस देवी की आराधना की और उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने पूरे जीवन के पापों को स्वीकार कर लिया और तपस्या और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मशुद्धि की। उनकी मेहनत और विश्वास से अंततः उन्हें मुक्ति प्रदान हो गई। भूत की आत्मा शांत हो गई और विजय ने अपना वचन पूरा कर दिया। वह अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। विजय ने यह समझा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने उनकी बातों को समझना चाहिए कि वह हमसे कहना क्या चाह रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। हमें सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शांति प्राप्त कर सके। यह हमें याद दिलाती है कि भूतों या पिशाचों की कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को संदेश देती हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक बार डरावनी कहानी फैल गई। इस कहानी के मुख्य किरदार, जिसे लोग कब्र वाली चुड़ैल कहते थे, एक सुंदरी युवती थीं, जो शहर के निकट स्थित पुरानी कब्रिस्तान में बसी हुई थीं। चुड़ैल का नाम राधा था। पड़ोसी लोग कहते थे कि उन्होंने जवानी में खुदकुशी कर ली थी और उसकी आत्मा अब उसी कब्र में घूम रही है। यह खबर गांव के हर व्यक्ति के होंठ पर थी और उन्हें राधा से डर लगता था। उन्हें लगता था कि राधा उनके पास आकर उनकी आत्मा को छीन लेगी और उन्हें कब्र में ले जाकर बांध देगी। एक बार गांव के एक युवा लड़के ने दिल से ठाना और बड़े ही साहस से राधा की कब्र के पास जाने का फैसला किया। लड़का को यकीन नहीं था कि राधा वास्तव में एक चुड़ैल थीं, और उसने अनेकों बार देखा था कि गांव के लोग उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। इसी बात को समझने के लिए वह कब्र के अंदर जाने का मन बनाया। एक रात उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कब्र के पास जाकर बैठ गया। चुड़ैल राधा उसे देखती ही डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उस युवा ने खुद को सामर्थ्यवान बनाया और धैर्य से कब्र के सामने डटकर खड़ा रहा। राधा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसकी कब्र के पास आने की हिम्मत कर सकता है। वह लड़का के सामर्थ्य और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवा ने शांति और सम्मान के साथ कहा, राधा जी, मैं आपके बारे में सभी कहानियों को नहीं मानता। मेरे विश्वास के अनुसार आप एक असाधारण महिला हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ शेयर कर सकती हैं। मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, आपके अनुभवों से सीखने और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। राधा ने लड़के के बात को सुनकर बहुत हैरान हुई और धीरे धीरे हंस पड़ी। वह युवा लड़का उसे बेवकूफ नहीं समझ रहा था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ रहा था।
वे एक गहरे संवाद में रात भर राधा से बातचीत करते रहा। राधा ने अपने जीवन के अनुभवों का खुलासा किया। अपने अपने प्रेम और दुख की कहानियां उस लड़के से बताई। युवा लड़का ने समझा कि राधा वास्तव में एक पीड़ित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक विदुषी और उदार महिला थी जो सबका साथ देने को तत्पर थीं। इस प्रकार राधा और युवा लड़का के बीच एक अनोखी मित्रता का आगमन हुआ। वे मिलकर गांव के लोगों को सहायता करने लगे, जहां जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखा जाता था। राधा और युवा लड़का मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत की। वे गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का आदान प्रदान करने लगे और उन्हें जीविका के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए काम करने लगे। राधा की बदलती सोच और उसके कर्मों ने लोगों की धारणा बदल दी। गांव के लोग अब राधा के लिए आदर और सम्मान देने लगे और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। राधा ने अपनी भयंकर चुड़ैल वाली छवि को परिवर्तित कर दिया था और अब वह एक सामाजिक सुधारक बन गई थी। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे और उनकी मदद के लिए उन्हें धन, सामग्री और सहायता प्रदान करने लगे। राधा की कब्र वाली चुड़ैल की पहले की धारणा चली गई और उसकी सच्चाई बाहर आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में कभी कभी चीजों का चेहरा हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ उसके बारे में सुनने और उससे संपर्क करने के बाद हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। अगर हम अपनी पूर्वजों की कहानियों और डरावनी कल्पनाओं में बंद रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे और सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की असामंजस्य रूपरेखा पर आधारित धारणाएं खतरनाक हो सकती हैं और हमें अन्यायपूर्ण निष्कर्ष निकालने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई करनी चाहिए। यदि हम अपनी पूर्वजों के साथियों को उदासीनता और डर के निगाहों के साथ देखेंगे तो हम व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। कंक्लूजन। आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत नहीं होते हैं। कुछ समय पहले तक अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। ट्रिकिया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसके 2 वर्षीय बेटे लुका को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लूका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया। ये सुनकर ट्रिकिया काफी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब लूका अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से ही वो 2-4 शब्द बोल पाता था। ट्रिकिया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे ही खड़े हो गए और वो काफी डर गई, क्योंकि लूका जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लूका 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी बीच लूका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लूका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो ट्रिकिया डर के मारे थरथर कांपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से कार के आगे बढ़ा लिया। आत्माओं से बात करता है, ये बच्चा, सुनाई ऐसी खौफनाक कहानी की डर के मारे थरथर कांपने लगी माँ। आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत नहीं होते हैं।
कुछ समय पहले तक अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। ट्रिकिया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसके 2 वर्षीय बेटे लुका को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लूका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया। ये सुनकर ट्रिकिया काफी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब लूका अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से ही वो 2-4 शब्द बोल पाता था। ट्रिकिया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे ही खड़े हो गए और वो काफी डर गई, क्योंकि लूका जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लूका 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी बीच लूका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लूका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो ट्रिकिया डर के मारे थर-थर कांपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से कार के आगे बढ़ा लिया। मार्टिन वाली घटना ने ट्रिकिया को अंदर से हिलाकर रख दिया था। हालांकि उसने सच्चाई जानने के लिए जनगणना रिपोर्ट की जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि सच में मार्टिन की मौत आग लगने से हुई थी। ट्रिकिया बताती हैं कि अब उन्होंने भी इस बात का स्वीकार कर लिया है कि लूका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई न कोई शक्ति है। वो कहती हैं कि उन्हें भी अब डर नहीं लगता है, क्योंकि उनके बेटे को आत्माओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला।
प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की और अपनी नजर घूम आती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गई। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शार्पित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था, ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है।
जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है, जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी, क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी पता नहीं चला कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहां तांत्रिक रहा करता था। वहां जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने ही आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जालकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जाली हुई राख सब के सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसे साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफी रात हो जाएगी।
इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। अजय उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होंगी जो रास्ता भटक गई हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा तो उसने अजय से पूछने लगी कि ये कौन जो तुम्हारे साथ आई हैं? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही हैं, शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई हैं। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी थी। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही हैं, इसलिए नहीं बोल रही हैं। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वही जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था, बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं की और ज्यादा अपना खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर की। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई। फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई।